अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन और ये है इमरान हसन के साथ अनला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ मेरा नाम इमरान आप देखिए, मेरा संभालना देखिए आप छोड़िए। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं, करने वाले हैं दोनों सूरतों में बादलों के झुकाव के साथ, हल्की फुल्की चलती हवा के साथ। लेकिन ये जिक्र है लाहौर का, इस्लामाबाद में तेज पड़ती बारिश के साथ आपको सुबह खैर है। बहुत ही तेज बारिश हो गई भाई रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मुस्कुराए नहीं, नुकसान हो गया लोगों का। जब नाले चढ़ गए। आप ये देखिए कैसे बारिश आज ही हुई है ना, मतलब जी रात को हुई है जी। मानसून की बारिश है और इसके अंदर ये जादू होता है कि एक घंटे के अंदर अपना काम दिखा देती है। और तो जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो बड़ी खतरनाक है। वैसे बुरी खबर में देने को दिल तो नहीं करता, थोड़ी देर बाद चलो दे देता हूँ। फिलहाल सिर्फ ये बताना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात को शदीद बारिश हुई है, इस वक्त भी जारी है। और लाहौर में भी बारिश का वेदर, लाहौर में हो रहा है, वेदर हो रहा है। लेकिन अभी देखते हैं कि आज अगर हो जाए। और जैसा कि हमने आपको बताया, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये कि इस तीसरे स्पेल के शुरू होते ही हम पहले भी उम्मीद कर रहे थे कि खतरनाक हो सकता है और खतरनाक हुआ है। 170 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई है। जो डबल रोड है, न्यू कटारियां है, सैदपुर रोड है, इसके अलावा जो करीबी इलाके हैं ज़ेरियाब आ गए हैं, ढोक काला खान, सादकाबाद, शक्रियाल, कुरी रोड, यहाँ पे भी पानी गलियों में दाखिल हो गया। और नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, मग्गा सिंह स्टेट, हज़ारा कॉलोनी, भाबड़ा बाजार में भी पानी बहुत ज़्यादा है, वो भी पानी में डूब गए हैं। और नाला लई में भी सैलाबी कैफियत है, इसके सायरन बजा दिए गए हैं। इसके अलावा जो कटारियाँ हैं, इस मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 18 फिट और गवाल मंडी में 13 फिट तक बुलंद हो गई है। ये खतरनाक सूरत है। खतरे के सायरन जी कटारियाँ और गवाल मंडी और नशेबी इलाकों में बजाए जा रहे हैं। खतरे के सायरन बजाकर शहरियों को नशेबी आबादियों से निकलने को कहा जा रहा है। जबकि कमिश्नर रावलपिंडी भी कहते हैं कि तमाम जो महकमे हैं वो हाई अलर्ट हैं। शहर में जो रेन इमरजेंसी है वो नाफिज है। अस्पतालों की इमरजेंसीज को भी अलर्ट कर दिया गया है। जबकि तर्जुमान रेस्क्यू 1122 का कहना है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश के बाद रेस्क्यू एहलकारों को अलर्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा पेशावर मोड़ के करीब दीवार गिरने से 11 अफराद के जाँ बाहक होने की भी इतलात आई हैं। 11 कितनी है ये? ऑलमोस्ट आई वाज गेटिंग तकरीबन 100 फुट कोई वॉल एग्जैक्ट ये फिगर्स नहीं है, लेकिन हम इस हवाले से मालूमात ले रहे हैं। 11 अफराद के जाँ बाहक होने की इतला है। गोलड़ा का इलाका जो है यहाँ पे, पेशावर रोड गोलड़ा के इलाके में 11 अफराद दीवार गिरने से जाँ बाहक हुए हैं। ये अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक। किसी ने क्या एंजॉय करना है जब ये वाले मामलात हैं। और अभी जो इमरजेंसी है, ऑब्वियसली बारिशें इतनी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल जी बी सेफ एवरीवन। ये बारिशें ऐसी हैं कि इन पे अल्लाह जो कह लें कंट्रोल नहीं है, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। लेकिन स्टिल मेक श्योर करें कि आप अपने तौर पे एहतियात कर लें और जितनी अपने आप को बचा सकते हैं गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकलें। और जिन इलाकों में पानी की सूरत हाल है वहाँ अपने बच्चों को भी कोशिश किया करें कि अवॉइड करें कि वो पानी में इस तरह से खेलें ना जाए। मैं इमरान ये बहुत प्रैक्टिस आम देखती हूँ। और खुदा न खास्ता जो करंट है पानी के अंदर, कुछ इस तरह की चीज़ होती है, कोई गटर खुला हुआ है, जानी नुकसान हो सकता है। सो बी सेफ और अल्लाह ताला सब बारिशों को हमारे लिए रहमत की बारिश बिल्कुल अपने तईं जिसे कहते हैं, अपने हिफाजी इक़दाम कीजिए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और अल्लाह करे कि आपके घर में पानी दाखिल ना हो, आपके लिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। अब से 1.5-2 साल पहले हमने देखा था, ये जो भाबड़ा बाजार का हमने जिक्र किया, जो अंदरून इलाका है रावलपिंडी का, वहाँ पे पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ, बेसमेंट्स में दुकानें थी, बड़ा लोगों का नुकसान हुआ, इंपीरियल मार्केट एंड ऑल। तो अल्लाह करे ऐसी सिचुएशन ना हो, लेकिन खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। आपको आगाह करते रहेंगे इस बारे में, क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताते रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ तो हमने किया है इस दुआ के साथ कि आप महफूज रहें। बड़ी खबर पे बात कर लेते हैं। बड़ी खबर में बात करेंगे। डॉलर्स आ गए लेकिन मुल्क की मईशत अभी भी सुस्त रवि का शिकार है। मेरे पास आते तो क्या ही बात थी, मैं यहाँ थोड़ी मुझे नजर नहीं आए डॉलर्स आ गए। मैं यहाँ में होती अगर मेरे पास डॉलर आते। चलिए आ गए। हुकूमत ये दावा करी है कि सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचा लिया गया है। और ये दावा किसी हद तक ठीक है या नहीं, मगर अवाम को दिवालिया होने से बचाना किसकी जिम्मेदारी है? IMF से डॉलर आने के बावजूद मौशी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार है। डॉलर्स की फिर ऊंची उड़ान है, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार है। IMF के नाम पे बिजली और गैस महंगी की जा रही है। आप क्यों मजाल है? कभी आपने कोई कच्ची खबर दी? भाई हमारे पास हो गया, रोजाना सुबह आके कह रही थी गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल को ये हो गया। भाई हमारे पास खबर ही है, क्या कहे 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगाने की तैयारी की जाए। और चीनी और आटे की कीमतें
में तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। आप भी बुरी खबरों वाली एंकर मशहूर हो जाने यार अब हंसे नहीं यार, ये सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस बात है। और महंगाई का जो मामला है ये आवाम के लिए जो कह ले ब्रेड एंड बटर पूरा करना मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता रोज भी IMF मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। कर दो सर, सख्ती कर दो पहले, मतलब हाँ वही ना कि क्या बच्चे की जान लेंगे। अब रेवेन्यू में इजाफे के लिए ठोस इकदाम भी करना होंगे ऐसा कहा जा रहा है। ज़राअत तामीरात पर टैक्सेस लगाना होंगे, ये जरूरी है बिल्कुल। तवानाई की जो शोबा है इसकी सब्सिडी और गैर जरूरी सब्सिडीज को खत्म करना होगा। तनख्वाहों पेंशन की मुद्दत में जो इसकी मद में जो अखराजात आते हैं उनको देखना होगा और उनको कम करना होगा। लेकिन ये इतना बड़ा हेड है, इस पर तो कभी हम बात करते नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा हेड है, खासतौर पे ये जो सरकारी तनख्वाहें और पेंशन है। खैर दूसरी जानिब जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इसमें इजाफा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत मुसलसल रोना रोती है जी खजाना खाली है, पैसे नहीं है, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन दूसरी जानिब जो अरकान पार्लियामेंट है उन पर तरक्याती फंड्स पहले से ज़्यादा निशावर किए जा रहे हैं। इस बात को मुमकिन बनाया जा रहा है कि किसी का दिल ना टूटे, यू नो, सब खुश रहे, दिल ना टूटे और दिल पार्लियामेंटेरियन का ना टूटे, MNAs का ना टूटे, वो इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने आगे वोट देना है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। खैर इस वक्त खबर के मुताबिक जो रवा माली साल के बजट में मुख्तस 90 अरब रुपए में से 41 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। नाजरीन अगर आपके आसपास नहीं लगे तो इसके हम जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपके हिस्से के पैसे जारी किए जा चुके हैं। वो किधर गए अब अल्लाह करे लगे, आपकी गलियां बने, सड़कें बने, पता लगे आपको कि कोई काम हुआ है तो लेकिन जारी तो हो गए हैं। खैर जनाब गुज़िश्ता माली साल का जो बच जाने वाला फंड था ये कहा जा रहा है कि इसमें से पैसे दिए जाएंगे वो लैप्स कर जाता है और ये भी एक इकोनॉमी की वीकनेस होती है कि जो आपका डेवलपमेंट फंड होता है वो पूरा ना लगे। खैर इस वक्त हमारे साथ खाकान नजीब मौजूद हैं, आपको मालूम है ज़बरदस्त के माहिर हैं इकोनॉमी को लेकर। तो डॉक्टर साहब से हम आज भी इस उनके शहर के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त मौसम और हमारे शहर के मुताबिक थोड़ा सा क्लाउडी कह सकते हैं हम और साथ ह्यूमिड मौसम के अंदर हम पूछते हैं कि इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हो। साहब खुशगवार मौसम है, खुशगवार खबरें हैं उन लोगों के लिए जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, पिंडी वालों के लिए खैर नहीं। आप इस मौसम के अंदर इकोनॉमी की इन खबरों को कैसे देख रहे हैं? आप दोनों ने एक बारिश से चूंकि बात शुरू की, मैं एक और मौजू से बात शुरू करता हूं। आपको पता है मैं हमेशा कहता हूं कि हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। एक चीज आप देखें कि आपके शहर में 2-3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं तारिक फजल साहब के बेटे की गाड़ी का। अच्छा, अब इस पे एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं और क्यों हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं होती। मैं कुछ अर्सा पिछले रहा हूं पेरिस में, मैं काम कर रहा था वहां पे। वहाँ पे उन्होंने जो मेन स्ट्रीट्स हैं, जैसे आप कहेंगे जो आर्टरीज हैं, जो मेन आर्टरीज हैं, उसकी स्पीड लिमिट यही दुनिया में 70-80 थी, उसको कम करके 50 किलोमीटर्स कर दिया है। और जो साइड आर्टरीज हैं, जैसे आप अगर ऑफ जाते हैं मेन से 7th एवेन्यू से या कहीं भी, उसको कम करके 30 किलोमीटर्स पर आवर कर दिया है। आई थिंक पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स देखते हुए, पेडेस्ट्रियंस की क्रॉसिंग्स देखते हुए ये एक अच्छा कदम होगा, ये हमें पूरे पाकिस्तान में करना चाहिए। दिस विल हेल्प रिड्यूस accidents, it will make life convenient जो हमारे लोग पैदल चलते हैं, और स्पेशली साइक्लिस्ट्स को होगा कि अगर गाड़ियां स्लो हो जाएं तो लोग साइकिलिंग की तरफ तवज्जो देंगे। वेरी वेल सर, आई थिंक ये एक पॉलिसी रिफॉर्म है जो पाकिस्तान में करना चाहिए, और मैं चूंकि देख के आया हूँ वहां पे, और ये ऑल ओवर पाकिस्तान कर देना चाहिए। आप यकीन करें इससे बहुत सी चीजें जो ट्रैफिक की मसले हैं वो शायद हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर साहब आप बात करें, आपने बात कर दी, हम तो दहशतगर्दी में इतने लोग नहीं मरते जितने ट्रैफिक हादसात में मरते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है हमारे मुल्क के अंदर, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर ये जो गेटिंग बैक टू द इकोनॉमी जी, टॉपिक तो वही है, हालात भी इनफेक्ट वही है, लेकिन एक जानिब हम ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, दूसरी जानिब डेवलपमेंट फंड्स हम जारी कर रहे हैं और इलेक्शन भी करीब आ रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस पिक्चर को डॉक्टर साहब? इमरान, जो अगर मैं रात को MEFP पढ़ रहा था, MEFP वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, जो IMF ने कल रात अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है, विच मीन्स कि ये अब अगले 9 महीने में पाकिस्तान की एक तरह की बाइबल है जो डिफाइन करेगी पाकिस्तान की 9 महीने की इकोनॉमिक मूवमेंट। ये एक निहायत ही सोबरिंग पिक्चर है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। वो ये कहता है कि इन्फ्लेशन जो है, हम इससे इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हमेशा इसका बोझ सबसे ज़्यादा लोगों पे पड़ा रहता है।
और लोगों को तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है, वो तकरीबन 26% रहेगी आने वाले साल में, यानी कि FY24 जो हमने शुरू किया, ये अच्छी पिक्चर नहीं है। हम 29-30 ख़त्म करके आ रहे हैं, another 26%। इसमें उन्होंने एक शर्त हुकूमत पाकिस्तान से तय की है, और वो है कि पाकिस्तान 31 जुलाई तक अपनी जो बिजली के निर्ख हैं और उसमें जो इजाफा अभी सामने आया है वो 5 रुपए के करीब का है। इसको अगर आप डिवाइड करें एवरेज 24 रुपए के यूनिट से, तो 21% ऑन दी एवरेज बिजली के निर्ख 31 जुलाई से पहले तब्दील होने जा रहे हैं। ओह माय गॉड। ये जी, ये, और मैं बिल्कुल, चूंकि अब वर्बेटम आपको जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो टिल लेट लास्ट नाइट आई रेड दैट डॉक्यूमेंट, तो ये बिल्कुल हम उस डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, आप समझिए। अब आगे चलें तो वो ये भी कहता है फर्दर कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.5% के करीब रहेगी। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो आने वाला साल है उसमें आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी कि पाकिस्तान इकॉनमी जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा नौकरियां नई निकल रही हों। सो ये एक सबड्यूड साल, यानी कि एक आप कहें कि लोअर देन एवरेज ग्रोथ का साल रहेगा। ओह माय गॉड। पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर अगले साल, इस साल हमने 25 अरब डॉलर की ज़रूरत थी हमें फाइनेंसिंग की, अगले साल वो बढ़ के उनके मुताबिक 28 अरब डॉलर हो जाएगी। इसका जो प्रेशर है जो हमने 28 अरब डॉलर करने हैं, प्लस जो इंपोर्ट्स का प्रेशर है, प्लस जो हमारे पास इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर इस सारी डेट फाइनेंसिंग के बाद भी 8.5 अरब डॉलर के हैं, उनका ख्याल है कि ये 9 अरब डॉलर की मैक्सिमम लिमिट तक जाएंगे। तो जो आपने पहला सवाल अर्मिला, आपको पता है उनके पास डॉलर की बड़ी होल्डिंग है, तो उनको है कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो अर्मिला ने जिक्र किया, सो इस वजह से, और एक बहुत ही नई किस्म की चीज़, मैं ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, बट दिस ऑल्सो काइंड ऑफ गॉट मी रैटल्ड, जिसे आप कहेंगे। बट उसकी एक ये भी वजह है मिला और इमरान, कि मैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं मॉनेटरी यानी कि जो स्टेट बैंक की साइड है उसका इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। आई एम अ मैक्रो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट। उन्होंने ये तय किया है स्टेट बैंक के साथ, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही नई चीज़ है, और इससे जाहिर होता है कि हमने अपनी एक्सचेंज रेट की जो मैनेजमेंट है वो ऐसी नहीं की कि हम दुनिया को सेटिस्फाई कर सके। उन्होंने ये कहा है कि आपका जो इंटर बैंक का रेट है, लेट्स से कि कल वो क्लोज हुआ 283 के करीब, तो जो 283 का रेट है इससे सिर्फ 1.25% का फर्क होना चाहिए, यानी कल के मुताबिक 3.5 रुपए से ज्यादा 5 दिन का फर्क नहीं हो सकता आपके ओपन मार्केट रेट में। ओके। जो अब मुझे क्लियर हुआ है कि 2 दिन में बहुत सी चीजें हुई जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आया, पर एक चीज ये हुई कि अब हम ओपन मार्केट और चूंकि इंटर बैंक का जो फर्क है उसको 1.25% से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते, तो हमें अपने जो रुपए की कदर है उसको ट्रूली मार्केट बेस्ड सप्लाई एंड डिमांड पे रखनी है। और ये उन्होंने इस नई कदगन लगाकर, और इमरान कुछ तो होते हैं स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स जो डेटेड होते हैं, ये कंटिन्यूअस है, सो वी विल हैव टू मेंटेन दिस through the life of the program for the next 9 months. So ये एक बड़ी चेंज है जो दिखाई दे रही है। अर्मिला को ये भी कहता चलूं कि चूंकि IMF ने ये भी आपसे करवाया है कि जो आपने एक्सचेंज रेट रिस्ट्रिक्शंस थी अर्मिला वो उठा दी हैं, आपने जो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस थी वो उठा दी हैं। इससे मतलब है कि जहां आपने कदगन लगाई हुई थी वो आपने उठा दी है। तो इसके साथ साथ आपकी एक बड़ी डिविडेंड्स की और रॉयल्टीज की ये रकम तकरीबन 1.5 अरब डॉलर है अर्मिला, इसकी पेमेंट्स शुरू हो जाएंगी। फिर आप ये देखिए कि जो आपने LCs रोकी हुई हैं, जो कंटेनर्स रोके हुए हैं, उनकी पेमेंट्स शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से आपका जो रुपए की कदर है, जो आपने मूवमेंट देखी, पर इन दी एंड देखें, बात यह है कि इन दी एंड जो सारा कुछ है ना वो है कि
आपकी पैदावारी सलाहियत दुनिया को अगर बेचने की बनेगी तो डॉलर आएंगे, जब डॉलर आएंगे तो रुपया मुस्तहकम होगा। ओके, तो अभी आप यही कह रहे हैं कि अमला के पास जितने डॉलर हैं वो भी उनको संभाल के रखें। नेशनल टीवी में बैठ के मेरे वाले जो आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं ना, दैट्स वेरी रॉन्ग। अच्छा डॉक्टर साहब, इन अदर वर्ड्स ये जो आपने बड़ा बेहतरीन अंदाज में, मुझे भी थोड़ा बहुत समझ आया, दो कि आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट और सारी चीज़ें एक आम आदमी की समझ में चीज़ें आ रही हैं, बट जब हमने IMF मुआहदे के बात की थी और जब ये हुआ भी और बड़ी कोशिशों के बाद हुआ, तो एवरीवन वाज वेरी होपफुल कि अच्छा पता नहीं क्या हो जाएगा, एकदम से ऐसा चेंज आएगा। इमरान ने बल्कि कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी की आप शायद और टाइटनिंग देखेंगे, तो उससे कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। कुछ ग्रोथ जो है वो नॉर्मली इसलिए पिकअप कर रही है कि गुड न्यूज़ ये है कि जो एग्रीकल्चर में दो मेजर क्रॉप्स हैं हमारी, वीट भी और कॉटन भी। कॉटन 10, 11, 12 के करीब जा रही है। मैं इसलिए फिगर इतना बड़ा सा बोलता हूँ बिकॉज यू नो फिगर्स हम पर 10 मिलियन बेल्स को क्रॉस कर रही है, सो दैट्स गुड। 12 के करीब जा रही है। वीट भी अच्छी आ रही है, सो थोड़ी सी 2.5% ग्रोथ आ रही है। पर अर्मिला, जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है जिससे लोगों को थोड़ी सी तकवीत मिलनी चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर एलिमिनेट हो गया है। इससे ये है कि अब चीज़ें मिलती रहेंगी, थोड़ी सी महंगाई ज़रूर होगी। हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत, बिकॉज अगर रुपए की कदर वीक होती है तो आपको ज़्यादा मिले, पर ऐसा नहीं होगा कि आपको श्रीलंका की तरह लाइन में खड़े होना पड़ेगा। आपकी थोड़ी सी मुझे उम्मीद है अब जो इन्होंने 1.25% का फ़र्क बनाया है। इमरान, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। अगर मैं कभी पेरिस से पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र करूँ कोई चीज़ ख़रीदने के लिए या अपने वालदैन के लिए, तो मैं ये सोचता था कि यार फ़र्क तो कुछ है नहीं है, हमें हमेशा ऑफिशियली रिमिट करना चाहिए। पर अगर 15 रुपए का फ़र्क आ जाता था तो यू नो आई वुड ऑल्सो फील एज अ पर्सन कि यार $1000 के पीछे इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है, तो क्या मैं सोचूं कि खुद साथ ले। सो आई थिंक वो टेंडेंसी ख़त्म होगी। अर्मिला, $4 अरब जो हैं वो कम आए हैं इस मालियाती साल में जो ख़त्म करके आ रहे हैं कंपेयर टू लास्ट। इसकी बड़ी वजह ये थी कि पैसे आए हैं, पर आया आपको पता है कि ज़राए से हैं जो ऑफिशियल नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, हवाला हुंडी एंड स्टफ, उसकी वजह इसका नुकसान हमें पिछले फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के अंदर हमने देखा भी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े बखूबी अंदाज में कम वक्त के अंदर हमें थोड़ा सा समझा दिए जो डॉक्यूमेंट, इसकी जो डिटेल्स सामने आई हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी है, लेकिन वो कितनी टाइटन करेंगी हमारी एज अर्मला सेड आम आदमी की ज़िंदगी को, और उसके साथ साथ मैक्रो लेवल के ऊपर क्या क्या चीज़ें इन्फोर्स की गई हैं हमारे ऊपर, वो किस तरीके से उसको लेकर चलेंगे, आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर खाकान नजीब अपना तजिया इकोनॉमी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामने रख रहे थे। हम इसमें मजीद भी बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी अरब के शहर रियाद में आपको मालूम ही है ई गेमिंग फेस्टिवल हुआ था, जहां पे पाकिस्तानी गेमर्स ने क्या कहना चाहिए, तारीख रकम कर दी। वो तो एक छोटा लफ्ज होगा ना जिसे कहते हैं कि बस उड़ा के रख दिया। वो थी जनाब गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इसी इवेंट में पाकिस्तान के 7K नेशंस टेकन कप की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जनूबी कोरिया को पाकिस्तान ने हराया। फाइनल अपने नाम किया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी प्रोफेशनल टेकन प्लेयर आतिफ भट्ट, इमरान खान और अरसलान ऐश ने। इनमें से 2 प्लेयर्स तो हमारे शो में भी आ चुके हैं, आप इनको मिल चुके हैं, और तीसरे प्लेयर से हम आज आपको मिलवाएंगे। इस इवेंट की जो रकम थी मजमूई तौर पर वो $5 लाख थी, और इन प्लेयर्स ने ये रकम जीत ली है, फाइनल जीता है। टूर्नामेंट में जापान और कोरिया जैसे एक्सपर्ट प्लेयर्स भी शामिल थे, इनमें आला दर्जे के खिलाड़ी उन ममालिक से आए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। और इस फेस्टिवल में मजमूई तौर पर 61 ममालिक की बैनुल-अक़वामी टीमों के 113 बेहतरीन प्लेयर्स शरीक थे, और इनमें पाकिस्तान, जापान, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, थाईलैंड, फ्रांस, फिलिपीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दीगर कई ममालिक भी शामिल थे। तो हमने तो 3 प्लेयर्स का जिक्र किया, 2 तो पहले भी आ चुके हैं। आज हमने इनवाइट किया जिनको, उनका नाम है इमरान खान। वेलकम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है इमरान, इसके बाद हम ऑनर आएंगे। नहीं बिल्कुल, ये हमारे जबरदस्त। इमरान, आप कैसे? ठीक ठाक है? कैसा रहा आपका टूर्नामेंट और कैसे पहुंचे यहाँ तक? हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? बस शुक्र लगा। ये पहले भी काफ़ी टूर्नामेंट्स पे गए हैं, पर ये वाला कुछ डिफरेंट था, क्योंकि ये हम जब वहाँ पे गए थे तो हम एज ए टीम पाकिस्तान कॉल करते थे वो, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थोड़ा सा प्रेशर भी था कि यार ये जीतना है, जैसे भी करके जीतना है।
तो वहाँ पे भी हम बस प्रैक्टिस करते रहे हैं और यहाँ पे भी प्रैक्टिस की है और अल्लाह का शुक्र है कि 16 ममालिक थे, उसमें पाकिस्तान अनडिफीटेड रहा है और जीता है। ठीक हो गया। अच्छा मैं ये बताया, ऑब्वियसली टेकन के अंदर आप लोग पहले भी, जैसे आपने खुद भी मेंशन किया, बड़े टूर्नामेंट्स को आप लोग पार्टिसिपेट कर चुके हो, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हो, और जहाँ जिन लोगों से आपका मुकाबला था वो तो इस गेम्स के प्रो हैं, और पाकिस्तान ये में भी प्रो हैं। आप तो है डेफिनेटली, ये तो प्रो है, बट स्टिल हमारे यहाँ पे टेकन या इस तरह की ई गेमिंग को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, स्पोर्ट नहीं समझा जाता। आप लोग तो अपने ओन पे गए हैं, सो हाउ वाज द कंपटीशन? जिनसे फाइनल था बस उनकी एक बात बताता हूँ कि उनके मैचेस देख के हम सीखा करते थे, कोरियंस के। ऑनलाइन देखते थे? हाँ जी, जब मैं छोटा था तब वो अपनी चैंपियनशिप जीता करते थे। क्या तो बात है। अब अल्लाह का शुक्र है हम उनको कम्पीट करते हैं और 4 उनको साल से हरा हरा कर रहे आए हैं। हैं तो आप। इमरान, वक्त के साथ साथ जो टेकन है, गेम है, इसके अंदर फिर तब्दीलियां आई हैं जिसको आप लोगों ने बेहतर अडॉप्ट कर लिया है, या आप लोग उनसे ज्यादा, आपके रिस्पांस ज्यादा क्विक हैं? क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से वो प्लेयर्स पीछे रह गए जिनसे आपने सीखा और आपने उनको बीट किया? ऐसा क्या हुआ? कुछ अपडेट तो होती रहती है, 6 मंथ बाद नहीं तो साल बाद टेकन अपडेट होती है। अपडेट ना हो तो वो बंदा बोर हो जाता है। दूसरी बात ये मैं कुछ कहूँगा, रिस्पॉन्स टाइम पाकिस्तानियों का कुदरती अच्छा होता है, और ये जो मेहनत करने का तरीका हमारा है ना, अब जब टूर्नामेंट अनाउंस हुआ मुझे पता लगा मैंने जाना है, तो मैं 1.5 महीना घर नहीं गया, मतलब कि सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाता था 4-5 दिन बाद, और मैं आर्किड पे बूट कैंप पे सोता था, उठा प्रैक्टिस की, खाना खाया, सो गए, बस कोई कहाँ टेंशन पे नहीं। प्रैक्टिस कर रहे थे? मेरा अपना बूट कैंप है जहाँ पे गेम फ्री है, कोई भी आए खेले सीखे। अच्छा, where is that? ये कहाँ पे है? शादबाग में है, एक गुलबर्ग में है, 2 हैं, एक Okay. अरसलान का, एक मेरा। ठीक है। तो मतलब इस तरह की हम तैयारी करते हैं, कम रिसोर्सेज में भी हम उनसे भी अच्छी तैयारी करते और हैं। इमरान, क्या ये इंसान का सिर्फ अपना टैलेंट है जो उसके अंदर है, उसकी अपनी लगन है जो उसको खिलाएगी, या फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ और आप मुझे कोच करें तो मैं भी अच्छा खेल सकता हूँ, ऐसा हो सकता है? या जी, नहीं, ऐसा मेरी है अपनी कि स्किल है? जोर जबरदस्ती किसी को नहीं खिला सकते। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो आप उसमें आगे जाएंगे, अगर आपको लगन है। शौक की बात है हाँ जी, सिर्फ। शौक की बात है बस। अच्छा, अभी जिस तरह से हमने अरसलान से भी हमारी बात हुई हुई है, आतिफ से भी हुई हुई है, जब ये लोग ई गेमिंग वाला मामला होता है हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा, इतना सीरियसली नहीं समझा जाता। जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो क्या आप लोगों को चैलेंजेस रहे? लोग क्या इस ई गेमिंग को एक्सेप्ट करते थे? इनफैक्ट फैमिली आपकी कहती है कि क्या ऑनलाइन बैठ के गेम्स खेलते रहते हो? किसी को क्या पता कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलो और जीत के आओ? जब स्टार्ट किया था तो छुप के ही खेलते थे घर से, छुप के खेलते तो ये कोइंस के साथ खेलते? जी जी, वो कहीं पे भी काम भेजना घर वालों ने तो गेम्स में चले जाना, तो फिर वापसी मार खाते हुए आना। और फिर पीछे से कुछ जाके लेके आता है। ये वालिद साहब जाते थे। तो पहले तो बड़ी मुश्किल हुई जब स्पॉन्सरशिप मिला पहला 2019 में, अरसलान को, मुझे और आतिफ को, और भी कई आप प्लेयर्स लोग हैं। शुरू से इकट्ठे हैं? जी, पहले राइवल्स होते थे, फिर दोस्त बन गए, अच्छा। फिर अब इकट्ठे खेलते हैं और प्रैक्टिस क्या करते हैं। बात है। तो 2019 में जब थाईलैंड वगैरह इधर गया कंपटीशन करने, तो तब घर वालों को यकीन आया कि ये भी कोई फील्ड है और इसमें आगे जा सकते हैं। तो और अब उनको यकीन आया, इतना प्राइज मनी जीत के ऐसे बड़े लेवल पे आए, अब उनको यकीन आ गया कि ये बहुत सीरियस गेम है एक? चीज़ें ऐसी चेंज हुई हैं कि अब वो खुद उठाते हैं कि प्रैक्टिस करने नहीं जाना। ये देखे ना, Because you are ये a चीज professional चाहिए। now, माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। That's pretty great. अरसलान, आप और आतिफ, आप लोग तीनों एज अ टीम खेलते हैं जब मैच होता है, या इंडिविजुअल मुकाबला होता है? मोस्टली तो इंडिविजुअल होता है, पर ये वाला नेशंस कप था ओके। और इसमें हम एज ए टीम खेले थे। तो एज अ टीम फिर गेम पे कैसे खेल रहे थे? एक प्लेयर को 3 कैसे ऑपरेट कर रहे थे? अब ब्लाइंड पिक होता था, हम अपना प्लेयर लिखते थे, वो लिखते थे, फिर जिसका कंपटीशन आया था 3 मुकाबले होते थे, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सारे आपने तीनों जीते हैं? जी। ओके। कौन सी ऐसी क्वालिटी आप में, अरसलान में और आतिफ में है मेजर, जिस जो एज देती है आपको अपने मुखालिफिन के ऊपर? क्या अच्छा है आप में? मैं बस ये कहूँगा कि हम किसी भी चीज़ को इजी नहीं लेते। अगर मैंने फ़र्ज़ करें इधर आना था तो मैंने सोचा, प्रैक्टिस की, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम, कोई भी चीज़ हो। अगर मैंने उधर 3 मिनट खेलनी है गेम तो मैं रोज़ाना 10 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, इतनी करते हैं। 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, मुश्किल उस कंपटीशन में किसके साथ compete करना था सबसे ज्यादा? ओबियसली कोरिया के साथ कोरिया कम्पीट के करना साथ। मुश्किल था, और एक और टीम थी जापान, क्योंकि आपको सुनने को यही मिलता है कि कोरिया, पाकिस्तान, जापान, ये तीनों ना फर्स्ट सेकंड थर्ड है, पर पता नहीं था कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड। तो अगर हार जाते खुदा ना खास्ता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते, तो हम जीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 रीजन के लाए हैं। वाओ यार, इतना जबरदस्त फील हो रहा है। इतने वो तो बड़े माशाल्लाह डेवलप्ड मुल्क हैं और आप लोगों और ने वो उनको खुद ही बता रहे थे कि उनको करा देख दिया। के सीखते रहते थे। तो इस वक्त जो $1 है वो तकरीबन 270-80 रुपए का है माशाल्लाह। $500,000 इसके ऊपर फिल्म बन सकती है, $500,000 के ऊपर, कि वो होनी चाहिए। आपने जीता है। क्या ड्रीम्स आगे, क्या प्लान्स है गेमिंग में, और एक्सेल करना है, कैसे करना है?
ये क्या चेंज ला रहा है, ये फतह क्या चेंज ला रही है आपकी ज़िंदगी में? ये मैं तो कहूँगा पाकिस्तान टेकन कम्युनिटी में बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, हमारा न्यू एरा स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी लोकल टैलेंट जो है जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है उनको सपोर्ट करेंगे, अरीनास बिल्ड करेंगे और इंटरनेशनल प्लेयर पहले भी आते रहे, अब इंशाल्लाह मज़ीद आएंगे और पाकिस्तान का वो अपना एक मुकाम बन गया। आई थिंक नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगा इंशाल्लाह। तो इन द एंड आपके बूट कैंप में जिससे आपने कहा कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप अरसलान अपने तौर पे चलाते हो, कितने बच्चों का इंटरेस्ट है, आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? जी वहाँ पे तो काफ़ी लोग आते हैं और सारे तकरीबन प्रोफेशनल हैं। अभी आप किसी को इजी नहीं ले सकते, अगर छोटा बच्चा भी है तो अब ये टाइम है। तो वहाँ पे आना, रहना, खाना पीना फ्री है, सोने की जगह भी है और गेम खेलें। तो अब तो पेरेंट्स को बता के आ सकते हैं, हमारे टाइम में तो हम बता के नहीं थे आते, नहीं जा सकते, हम तो जाते थे, कहते चलो ठीक है देर हो गई। कैसा देखते हैं आप, अगर हुकूमत रहनुमाई करे? आप तो बड़े शहर से हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े शहर हैं, लेकिन छोटे शहरों में भी अच्छे गेमर्स निकल सकते हैं। तो इसको कौमी सतह पे कैसे हेल्प आउट किया जा सकता है इमरान के, कौमी सतह पे इसको आगे लाया जाए और इससे बड़ा रेवेन्यू आ सकता है, बड़ा पैसा आ सकता है इससे पाकिस्तान में? पहले तो पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि स्पॉन्सर करें पाकिस्तानी प्लेयर्स को। अभी तक कोई भी बंदा पाकिस्तान से स्पॉन्सर नहीं है, सब इंटरनेशनल कंट्रीज से। मैं भी जॉर्डन से हूँ, अरसलान भी है, इस तरह सऊदी। आप सबके स्पॉन्सर्स इंटरनेशनल हैं? जी इंटरनेशनल है। तो पाकिस्तान से टीम जब प्लेयर उठाना शुरू करेंगी तो वो बाहर जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। इमरान बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड ऑल द बेस्ट, ऐसे ही जीतते रहें, हमें आप हमारा सर फखर से बुलंद करते रहें भाई। अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो गेमिंग भी प्रोडक्टिव हो सकती है इन अ सेंस कि वो नाम रोशन कर सकता है आपका और आपके मुल्क का। इमरान उसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। इसमें हमने बात की, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद जी वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट देसी फूड, जिसमें फरियाल राना आज हमें तवा पीस खिला रही हैं। कहाँ का देखते हैं आज के सेगमेंट में। नाजरीन, आज मैं आई हूँ जोहर टाउन अब्दुल हक रोड, जहाँ पर है तवा रेस्टोरेंट। अक्सर ही आप लोग जब खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको खाना प्लेट्स में सर्व किया जाता है, लेकिन इनकी खास बात तो ये है कि ये ना सिर्फ खाना तवे में तैयार करते हैं बल्कि सर्व भी तवे में ही किया जाता है। आइए चलकर देखते हैं ये कौन कौन सी डिशेस तवे में तैयार करते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के शेफ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अभी आप क्या बना रहे हैं? चिकन कढ़ाई हमारी जो सिग्नेचर तवे के लिए तैयार हो रही है। अच्छा, तो और कितनी किस्म की कढ़ाइयाँ तैयार होती हैं? यहाँ पे सर काफ़ी किस्म की, जैसे वाइट कढ़ाई हो गई, चारी कढ़ाई हो गई और पेशावरी कढ़ाई, हमारे पास सुलेमानी कढ़ाई और सिंपल कढ़ाई तैयार होती है। अच्छा, इस कढ़ाई को आपने तैयार कैसे किया है? इसमें सर हमने पहले चिकन, हमारे पास हाफ डन होता है जो कि वेल कुक होता है और उसका हम अलग ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी को वेल कुक करके उसके अंदर फिर हमारा जो हाफ डन चिकन होता है वो डाल देते हैं। आपने इसमें मसाले कौन से डाले हैं? रेड चिली, ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर वगैरह में हम तैयार करते हैं, साल्ट वगैरह में। आप प्लेटर कैसे तैयार करते हैं? सर हमारे प्लेटर में जो कि खाना है वो सारा देसी होता है। इसके अंदर बारबेक्यू और पाकिस्तानी दोनों मिक्स होता है। तंदूर पे नान लगता है, कंधारी नान, और तवे में कढ़ाई होगी, वेजी होगी और चने में चूज़ करना पड़ता है। और जो बारबेक्यू वो बाहर से तैयार होकर आता है और बाकी हमारे पास आकर इधर से तैयार होकर जाता है। प्लेटर में जो बारबेक्यू होता है उसमें क्या क्या होता है? जो बारबेक्यू उसमें मटन चांप होती है, चिकन विंग्स होते हैं, चिकन पीस होते हैं और कबाब के पीस होते हैं। एक तवा प्लेटर जो है वो कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये जो हमारा तवा है, सिग्नेचर तवा, ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 20-25 मिनट में तैयार होता है। नाजरीन, जब तक मेरे लिए तवा प्लेटर तैयार होता है तब तक हम ऑनर का इंटरव्यू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर ख्वाजा इमरान साहब। आप मुझे बताएं, ये काम स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया था आपको? फूड बिज़नेस माशाल्लाह हमारी फैमिली में बिफोर पार्टीशन है। 1967 में जेल रोड मजंग मेरे नाना ने एक होटल खोला था, उसका नाम था कश्मीर चरगा हाउस। 2019 तक वो था और हमने ये तवा लाहौर खोला यहाँ पे लाहौर में 2022 में। आपके रेस्टोरेंट का नाम बहुत यूनिक है, तवा, तो ये नाम रखने का ख्याल कैसे आया था आपको? इंग्लैंड में हमारा रेस्टोरेंट है तवा के नाम से, उसी को हमने फॉलो करके लाहौर में एक ब्रांच खोली। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? हमारे पास देसी फूड में सारी वैरायटीज़ हैं, कढ़ाई से लेके हांडीज़। उसके बाद हमारा जो स्पेशल प्लेटर्स हैं, एक स्टार्टर तवा है जिसके अंदर बारबेक्यू की सिलेक्शन सर्व की जाती है। जो हमारा मेन जो प्लेटर है उसका नाम है सिग्नेचर तवा, जिसके अंदर 10 to 12 डिशेस सर्व की जाती हैं एक तवे के ऊपर। उसके अंदर लेग पीस आ जाते हैं, चिकन लेग पीस हैं, मटन चॉम्प्स हैं, सीख कबाब हैं, चिकन विंग्स हैं। उसके बाद चिकन कढ़ाई है, उसको आप अपग्रेड मटन कढ़ाई में भी कर सकते हैं।
साथ में एक वेजिटेबल ऑप्शन है जिसके अंदर आप सब्ज़ी या लाहौरी चने ले सकते हैं। लोग ज्यादातर शौक से क्या खाना पसंद करते हैं यहाँ से? हमारा यहाँ पे सिग्नेचर तवा बहुत फेमस है, और उसके अलावा जो लोग वन डिश में पसंद करते हैं वो हमारा तवा पीस है जो बारबेक्यू के ऊपर बनकर फिर ग्रेवी में तैयार किया जाता है। एक तवा प्लेटर कितने लोगों के लिए काफी होता है? सिग्नेचर तवा और स्टार्टर तवा की सर्विंग 2% से लेके एवरी 2% के साथ भरती जाती है अप टू 10%। आपके खाने की खास बात क्या है? हमारा मसाला जो है जो हमारे डिशेस में जाता है वो होममेड है, बिकॉज वी वांट कि हम थोड़ा सा एक स्पेशल टच दें। जो मेरे नाना की रेसिपी थी हम वो यूज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे लिए स्टार्टर तवा प्लेटर आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो इनका प्लेटर है उसमें बारबेक्यू सेक्शन है, कढ़ाई है, कंधारी नान है और वेजिटेबल्स भी हैं और इसके साथ हैं फ्राइज और इसको गार्निश किया गया है सब्जी से। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जो कंधारी नान है जिसके ऊपर इन्होंने धनिया और जो तिल होते हैं उससे उसको गार्निश किया हुआ है। इसके साथ मैंने खाई है, नान के साथ मैंने खाई है कढ़ाई। कढ़ाई का जो मसाला है वो थोड़ा सा स्पाइसी है और इसमें जो सब्ज़ मिर्च का जायका आ रहा है वो बहुत ज़्यादा लज्जत जो है वो दे रहा है। नाजरीन, मलाई बोटी खाने से पहले में जो रायता है और इसके साथ इमली की चटनी है वो डाल लेती हूँ ताकि मलाई बोटी का मज़ा ना दुबाला हो जाए। और ये जो इनकी मलाई बोटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही ज़्यादा मसाले वाली है लेकिन नहायत ही लजीज है। मेरे कहने पे इनका तवा स्पेशल एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अगले देसी फूड तक अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के आगाज़ में आगे बढ़ते हैं जब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज़ आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं नायाब किताबों का खजाना अपने पास रखने वाले हारून सदीकी साहब से। तो देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, इस दुनिया में कामयाब होना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस कामयाबी के लिए जो मेहनत दरकार होती है वो बहुत कम लोग करते हैं। आज जिस बुक स्टोर पे मैं मौजूद हूँ, इस बुक स्टोर के मालिक ने कई बरसों तक फुटपाथ पे किताबें बेची और उसी अनथक मेहनत की वजह से आज वो इस शानदार बुक स्टोर के मालिक बन चुके हैं। ना सिर्फ ये, इनके पास रेयर और एंटीक किताबों की नायाब कलेक्शन मौजूद है और सुनने में ये भी आया है कि इनके पास कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जिनकी कीमत 25 से 30 लाख के लगभग है। तो आइए चलते हैं, आपको इस बुक स्टोर का विजिट कराते हैं और इनकी कलेक्शन भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हारून सदीकी साहब जो इस बुक स्टोर के ओनर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और हम इनकी कलेक्शन के बारे में भी जानेंगे। सर, आप मुझे अपने बुक स्टोर का विजिट करवाएंगे? जी बिल्कुल करवाएंगे। किताबों का ये जो शौक है ये आपके अंदर कैसे पैदा हुआ और कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड से वाबस्ता? मेरे वालिद साहब भी यही काम करते थे। ठीक है। ओल्ड बुक्स का बानी हमारा खानदान कहलाता है। तो 90s में मेरे वालिद साहब का हो गया था इंतकाल। अच्छा। उस वक्त तक हम अनारकली के फुटपाथ पे काम करते थे, फिर कराची चले गए थे, लाहौर छोड़ के 10 साल हम बाहर वहीं पर रहे। उसके बाद मैंने फिर अनारकली के फुटपाथ पे ये काम शुरू किया। अच्छा, तो फुटपाथ पे आपने कितना अरसा किताबें बेची थी? मैंने अनारकली के फुटपाथ पे 18 साल किताबें बेची हैं। 18 साल? ओरिएंटल कॉलेज के बाहर 1990 11 सितंबर 1991 में मैंने स्टार्ट किया काम अपना। अच्छा, फुटपाथ पे जब आप किताब बेचते थे तो कितने की किताब बिकती थी वहाँ पे? 5 रुपए, 10 रुपए। और डेली की कितनी बिक्री हो जाती थी उस दौर में? मैं 10-10 रुपए की सेल लगाता था इतवार बाजार में। ठीक है। एक दिन में मेरी सेल 8,000 10,000 होती थी। यानी इतना लोगों में रुझान था किताबों में? हाँ, उस वक्त इतना रुझान था कि आप समझ लो कि 10 रुपए की किताब अगर 10,000 रुपए में सेल कर रहा हूँ तो 1,000 किताब एक दिन में बिक गई। बिल्कुल ऐसा ही। उस वक्त क्योंकि मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था और टीवी भी रात को जल्दी बंद हो जाता था, तो उस वक्त लोगों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो किताब के अलावा कुछ और देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर मुझे ये बताएं कि फुटपाथ से इस बुक स्टोर तक का सफर ये कैसे तय किया आपने? ये मेरे एक कस्टमर थे, गवर्नमेंट के एक महकमे में चेयरमैन थे, वो मेरे से किताबें लेने आते थे। उन्होंने देखा मुझे मेहनत करता हूँ मैं, तो वो मेरे से कहने लगे कि यार आप किसी दुकान पे बैठें, आप फुटपाथ पे ना बैठें।
मैं क्या, मैं फुटपाथ तक दुकान तक जा ही नहीं सकता क्योंकि दुकानों के काम बड़े महंगे होते हैं। उन्होंने कहा पैसे हम लगा देंगे, आप काम करें। तो पैसे तो हमने नहीं उनके लगवाए थे, उन्होंने मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना फिर वो माल रोड पे जगह किराए पे ले दी थी। ठीक है। उसके बाद से उनकी ही मेहरबानी से जो है ना मैं ये दुकानदार बना हूँ। कलेक्शन कितनी होगी लगभग आपके पास यहाँ पे? 20 से 25 हज़ार किताबें तो लगी हुई होंगी। तो ये किताबें, ये कलेक्शन आपने इकट्ठी कहाँ से की है? ये मैंने इकट्ठी की है मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से ज़्यादा की है। कराची में मेरा एक दोस्त है, एंटीक डीलर बनाने में मेरा उसका बड़ा हाथ है, उसने मेरा बड़ा साथ दिया है। वहाँ पे जितना भी पुराना माल निकलता था ना कराची में, वो सारा मुझे दे देता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं सेल करके उनको पैसे लौटा देता ठीक हो गया। था। फुटपाथ पे मेरे एक दोस्त बैठते थे, मेरे वालिद साहब के दोस्त, उन्होंने मुझे कोई 100-150 किताबें ना अपने स्टॉल में से निकाल के दी थी कि आप ये लें और फुटपाथ पे अपना काम शुरू करें। न्यू बुक्स में डील करते हैं या सेकंड हैंड बुक्स में? नहीं, टोटल सेकंड हैंड। एंटीक बुक्स में आपकी देखना भी चाहूंगी और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके पास सबसे पुरानी कौन सी किताब यहाँ पर मौजूद है? वो तकरीबन 450 साल पुरानी प्रिंटिंग की किताब है। क्या आप देख सकते हैं वो किताब? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको। फिर उसके अलावा 200 साल 250 साल पुरानी तो काफ़ी चीज़ें। चलें जी। अच्छा सर, ये मुझे बुक नजर आ रही है एक, द ट्रांसफर ऑफ पावर। जी, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है, ये कितने की पुरानी बुक? ये 1970 में प्रिंट हुई थी। ठीक है। ये जितने भी ये पार्टीशन की जो हिस्ट्री है ना, डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री, वो तमाम ये अंग्रेज़ों ने इसको लंदन मिनिस्ट्री ऑफिस से कंपाइल करके छाप दिया था 12 जिल्दों में। मेरे पास ये 12 जिल्दों में कंप्लीट सेट पड़ा हुआ है, जो अब लंदन में भी कहीं उनके अपने ऑफिस में पूरा सेट नहीं मिलता। ये मेरे पास सेट पड़ा हुआ है, रिसर्च एंड डिस्कवरी। ये अमेरिका का एक फ़िरका है, एल रन हॉबर्ट उसका बानी है। ठीक है। ये उसका माइंड के हवाले से ना, साइंस के हवाले से पूरे टेक्नोलॉजी का उसने ये सेट बनाया था। ये उसका लिमिटेड एडिशन है। ये टोटल वर्ल्ड में 500 सेट छपे हैं। ये है उस्ताद गौहर कलम के हाथ का लिखा हुआ कलमी उसका, उनके साइन भी हैं। बिल्कुल। ये सारा अभी उनका 2 साल पहले इंतकाल हो गया। ये मेरे पास इत्तेफाक से आ गया। क्या बात। वैसे एक उन्होंने मुझे 6 कलमे गिफ्ट भी करके बना के करके दिए थे मेरे नाम लिख के। अच्छा सर। वो मेरे घर में है। ये मेरे पास शेक्सपियर का सेट पड़ा हुआ है, ये भी बड़ा पुराना है। अच्छा, इन बुक्स को आपने ये पॉलिथीन बैग्स में क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए रखा हुआ है कि ये ज़रा खस्ता हाल होती है ना, तो हर बंदा आगे उठाता है, फिर वो ख़राब ना हो ज़्यादा। सही। अब ये भी असल तो शेक्सपियर 1600-1500 में कुछ में था ना। ये एडिशन भी तकरीबन कुछ 100 साल पुराना है। वाह, इसकी हालत से ये अंदाज़ा हो रहा है। 13 वॉल्यूम का सेट है ये। और इसकी कीमत क्या होगी? 70-80 हज़ार रुपये का सेट है। ये मेरे पास पुरानी बाइबल्स, कमेंट्रीज, बाइबल डिक्शनरीज। इस साइड पे मेरे पास ये राजाज ऑफ पंजाब पड़ी हुई है, ग्रिफन की बड़ी मशहूर किताब है। ये मैंने वैसे कभी किसी को दिखाई नहीं, आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे क्या ख़ास है इस किताब में? ख़ास तो यही है कि ये एक मशहूर आदमी मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो हैं, उनके मेमायर हैं। इंडिया में कहीं रहे हैं शाह आलम के दौर में ना, ये शाह आलम के बादशाह था यहाँ पे, और 1803 का एडिशन है। इस किताब की जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन $7,500 है। $7,500? $7,500। और ये पाकिस्तानी कितने बने? लगभग 25 से 30 लाख। तकरीबन 25 से 30 के करीब। ये मेरे पास करेंसी नोटों की कलेक्शन है। ओह वाह, जबरदस्त। इसमें वर्ल्ड के, अरब, इसराइल अरब के, ठीक है, सऊदी अरेबिया के, और ये जो गोल्ड मैप, ये गोल्ड के जो नोट छपते थे गिफ्ट देने के लिए, ये वो हैं। ये ओरिजिनल नोट हैं इनके। लेकिन अब वो किताब रह गई है जो 450 साल पुरानी है, वो दिखा दें अब हमें। ये किताब ये लैटिन ज़बान में यूरोपियन हिस्ट्री है कोई, सन 1574 का एडिशन है। ओरिजिनल एडिशन है ये, ओरिजिनल उसी वक्त की छपी हुई। और ये 2 बुक्स? ये 2 बुक्स हैं। अच्छा, बड़ा संभाल के आपने इनको रखा हुआ है। इनको पैकिंग में रखते हैं ताकि कोई बार बार इनको छेड़े ना। बहुत शुक्रिया सर आपका, आज आपने हमें अपनी ये रेयर जो कलेक्शन है वो दिखाई। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट के बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं और वो काम आप मेहनत और सच्ची लगन के साथ करते हैं, तो यकीन करें एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब
अब आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ दिलाते हैं। इससे पहले हम अपनी बड़ी खबर में भी इस पर बात कर रहे थे। जो हादसात आए रोज़ हम देखते हैं और इनमें आए दिन इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम अमूमी तौर पे तो नहीं, लेकिन कुराक्रम हाईवे के हादसात की और स्कर्दू रोड के हादसात की का जिक्र करते हैं। यहाँ पे भी आए रोज़ इसकी शरह बढ़ रही है। कम कैसे हो सकती है, अवाम क्या कर सकते हैं? आज के माइंड मैटर्स में वकार साहब इसी पे बात करें, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे कराकोरम हाईवे पे, जिसको हम दुनिया की एक अजूबा सड़क कहते हैं और उसमें कोई शक नहीं है कि वो दुनिया की एक अजूबा सड़क है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो हादसात की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजह है? और स्पेशली जब से कराकोरम हाईवे बेहतर हुई है, अपग्रेड हुई है, स्कर्दू रोड जो है वो कमाल रोड बन गई है, और इसका जो कोरिलेशनिंग है वो हादसात में गैर मामूली जो इजाफा है उसके साथ बन रही है। वजह क्या है? कराकोरम हाईवे की जो डिज़ाइन स्पीड है, ये याद रखिएगा, वो 40 किलोमीटर पर आवर है। और जब भी किसी सड़क की डिज़ाइन स्पीड निकाली जाती है, ये डिज़ाइन स्पीड मुतय्यन की जाती है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक फैक्टर जो है कर्व्स का है, उसके इसके अलावा आप कितनी दूर तक विजिबिलिटी है, या कितनी दूर तक ड्राइवर जो है वो देख सकता है, साइड डिस्टेंसेस कितने हैं, या स्वीपिंग कर्व्स कितने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ज्योमेट्रिकल फीचर्स कह सकते हैं। तो जो कराकोरम हाईवे है, क्योंकि दुनिया का एक अजूबा सड़क है, दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों से होकर गुजरती है, तो अगर कोई भी सेगमेंट जो है, सड़क का कोई भी सेगमेंट है, उसमें जो लीस्ट फेवरेबल पार्ट होगा, यानी एक ऐसा मोड़ है जहां पे आपको स्पीड जो है वो 30 पे करनी पड़ती है, 20 पे करनी पड़ती है, तो वो वाला जो पार्ट है वो ही पूरी सेगमेंट का, उस सड़क के पूरे सेगमेंट का वो डिज़ाइन स्पीड कहलाएगी। सो डिज़ाइन स्पीड जो कराकोरम हाईवे की है, ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है कि जब आप कर्व पे जाते हैं या आप मोड़ पे जाते हैं, तो उस जगह पे आपकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, जो कि आपकी सेफ्टी को यकीनी बनाए, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर है। अब जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कराकोरम हाईवे पर ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं जहां पे आप गाड़ी को 100 से ऊपर ले जाते हैं, या 70, 80, 90 किलोमीटर जो है उस पर आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जबकि उसकी डिज़ाइन स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर है। अब वो जो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप गाड़ी जो है वो पूरी रफ्तार से भगाते हैं, तो जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे स्पीड, डिज़ाइन स्पीड से, मिसाल के तौर पे आपने डिज़ाइन स्पीड 40 किलोमीटर है और आपने 10% जो है वो इंक्रीज़ की है स्पीड। 10% इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि आपने अपने हादसे के हवाले से जो प्रोबेबिलिटी है, ये इम्कान है, उसको 40% इंक्रीज़ कर दिया। तो जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, उसमें अगर आप 80, 90 या 100 पे जाएंगे, तो जस्ट इमेजिन कि आपने उस इम्कान को कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है। एक और प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 100 की स्पीड से इस साइड से आ रहे हैं और उस साइड पे भी कोई ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे 70, 80 की स्पीड से कोई और ड्राइवर आ रहा है, तो दोनों सियाने जो हैं वो कुछ ऐसे मफरूज़े कायम कर लेते हैं, और अल्लाह ना करे कि ये किसी एक जगह पे, एक ऐसे मोड़ पे इनके दोनों मफरूज़े आपस में टकरा जाएं। यानी एक आप मफरूज़ा कायम कर लिया कि मैं चले एक रिस्क ले लेता हूँ और दूसरी लाइन पे चला जाता हूँ। हो सकता है कि आगे इसको गाड़ी ना आ रही हो, और इमेजिन कि जो दूसरे वाला है वो भी यही सोच रहा है, उसके बाद क्या आउटकम निकलेगा आपके सामने। तो इस तरह के मफरूज़े जो है वो बहुत ही कातिल साबित होते हैं, और स्पेशली कराकोरम हाईवे जैसी जगह पे जहाँ पे कोई बचने का इम्कान नहीं होता। एक और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फ़र्ज़ किया कि आप एक हार्ड एरिया से गुजरे हैं, फ़र्ज़ करते हैं तथा पानी से आप गुजरे हैं, और उससे पहले यानी चिलास से आप आगे बहुत सारी जगहों पे आपको स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो करनी पड़ी है, तथा पानी में आप बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गए हैं, लेकिन जैसे ही आप रायकोट ब्रिज पहुँचेंगे तो वो टाइम कवर करने के लिए अब जैसे आगे कारपेटेड रोड आ गई है, बेहतरीन हाईवे आ गई है, तो आप तो वो ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो उस वक्त बढ़ा देते हैं, जस्ट कि वो अपना टाइम जो है वो उसको कम कर सकें, अपने ट्रैवलिंग टाइम जो है वो कम कर सकें या उसको मैनेज कर सकें। लेकिन इस तरह की रोड पर जब भी आप अपनी स्पीड को ज़्यादा करेंगे, अपनी रफ्तार को ज़्यादा करेंगे, तो आप हादसे के इम्कानात को बढ़ाते चले जाएंगे। आप में से अक्सर को कराकोरम हाईवे पे सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ होगा, और कराकोरम हाईवे से हट के आप पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि जो सॉलिड लाइन है रोड के दरमियान में, जो कि इस बात की निशानदेही कर रही है कि जितनी देर तक ये लाइन रहेगी उस वक्त तक, यानी वो मुसलसल अगर रोड के दरमियान में एक लाइन है जिसके दरमियान में कोई कट नहीं है और मुसलसल वो लाइन चल रही है, तो मुसलसल लाइन का मतलब क्या है? मुसलसल लाइन का मतलब यह है कि आप यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते, कि अगर आप यहाँ पे ओवरटेक करते हैं तो आप हादसे के इम्कान को बढ़ा देते हैं। मामला इससे ज़्यादा पेचीदा उस वक्त हो जाता है जब आप कहीं पे भी रुक के, जितने भी ड्राइवर्स हैं उनमें से किसी से पूछें, और अगर आपको 70-80% लोग इस लाइन की या इस लाइन के इस मतलब से आगाह ही ना नजर आए, तो इमेजिन कि उन्होंने उस लाइन का एहतराम क्या करना है।
तो यहाँ मामला ये है कि जो आगाह होते भी हैं वो एहतराम नहीं करते। चीज़ आई कि हम उन लोगों से एक्सपेक्ट करें जिनको उस लाइन का मालूम ही नहीं है। एक टनल है जो कि 10 किलोमीटर लंबी है और 10 किलोमीटर लंबी टनल के दरमियान में मुसलसल वो लाइन जो है सॉलिड लाइन है। तो इसका मतलब यह है कि आप पूरी टनल के अंदर कहीं भी ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ओवरटेक करेंगे तो आप अपने हादसे के इम्कान को बढ़ा देंगे। अब हम इस मौजू की तरफ आते हैं कि इन हादसात की शरह को कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हादसात की ये जो बढ़ती हुई शरह है, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ओवर स्पीडिंग है। तो ओवर स्पीडिंग, जब भी कोई ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसके अंदर जो उसी गाड़ी के अंदर सवारियां बैठी हुई हैं वो क्या कर रही हैं। आप पुरानी कंपनीज को उठा के देख लें जो गिलगित बल्तिस्तान में टूर ऑपरेटिंग का काम करती थी, और वो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो कि 50-60 साल से काम कर रही हैं। शाज़ुराज़र कहीं आपको शायद ही सुनने को मिले कि उन कंपनीज की किसी कोस्टर को हादसा पेश आया हो। पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स आते हैं, ऑफ कोर्स वो अच्छी कंपनीज के थ्रू आते हैं, बहुत शायद ही कभी आपने सुना हो कि फॉरेनर्स की किसी बस को इस तरह का हादसा पेश आया हो कि ओवर स्पीडिंग की वजह से। वजह क्या है? वजह यह है कि वो ड्राइवर एक खास प्रोटोकॉल के साथ चलता है। वजह यह है कि वो ड्राइवर अगर स्पीड ज़्यादा करने की कोशिश करे भी तो उसको मालूम है कि वो जो सवारियाँ हैं वो उस पर एहतजाज करेंगी। बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान में जब भी ओवर स्पीडिंग होती है तो उसमें से कोई भी फ़र्द अगर वो गैर महफूज अपने आप को तस्वुर कर भी रहा है तो वो उस सोशल प्रेशर के अंदर आ जाता है कि अगर मैं ये कहूँगा ड्राइवर को कि स्पीड कम करो, तो हो सकता है कि पूरी बस मुझ पे हंसना शुरू कर दे और मेरे बारे में ये कहे कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ। अब इमेजिन कीजिए ना कि हमारी दिलेरी के जो मैदान है वो कितने मुख्तलिफ हैं और कितने अजीबो गरीब हैं और कितने गैर अकली हैं। लेकिन मैं आपको ज़ाती तजर्बे की रोशनी में आपको बता रहा हूँ कि जब भी मैं खुद उठाऊँ किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो थोड़े से इसरार के बाद 3, 4, 5, 6 बंदे उसी बस में से उठ के आपके साथ शामिल हो जाते हैं और ड्राइवर को मजबूर करते हैं कि ओवर स्पीडिंग ना करे। और आप जब कराकोरम हाईवे पे हैं, आप सैर पे गए हुए हैं, आपके बच्चे हैं, आपके जितनी भी खवातीन हैं उसमें आपकी फैमिलीज़ हैं, और अगर एक ड्राइवर जो है वो स्पीड के साथ और रफ्तार के साथ जा रहा है, आप उसको क्यों नहीं रोक रहे? कहीं ये हमारे अंदर की एक लालच तो नहीं होती कि ठीक है ये जितनी ज़्यादा स्पीड से चलाता है कि जितनी जल्दी हम पहुंच सके। आज तक शायद ये सबसे बड़ा सवाल हम हल करने में नाकाम हूँ, या कम से कम मैं तो नाकाम हूँ कि वो जो जल्दी पहुँचना है वो पहुँच के हमने करना क्या है। ये अगेन एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हमने 10 मिनट बचा लिए या आधा घंटा बचा लिया तो हमने जाके वो क्या ऐसा काम करना है जिसके लिए वो आधा घंटा जो है उस पर हम आधा घंटा बचाने के लिए हम अपनी जान पर खेल जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इन हादसात को कम करने के लिए जो लोग सारी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर डाल देते हैं कि पुलिस जो है वो इस बात को यकीनी बनाए कि जो गाड़ियाँ अपनी हद रफ्तार को ना तोड़ें, मेरा ख्याल है कि ये शायद अमली तौर पे इतना पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कराकोरम हाईवे की जो लेंथ है आप हर 500 मीटर पे पुलिस का बंदा खड़ा नहीं कर सकते। सो इसका एक ही है कि आपकी जितने भी आप खुद टूरिस्ट हैं, आप जितनी आवाम है, वो जो उस बस में सफ़र कर रही है, जो उस कोस्टर में सफ़र कर रही है, ये आपकी भी बराह रास्त जिम्मेदारी है और वो बहुत बहुत मौसर किरदार अदा कर सकते हैं इसमें हादसात की शरह को कम करने में, कि वो जो कोस्टर में बैठे हुए हैं, वो जो बस में बैठे हुए हैं, वो अपने ड्राइवर को कहें कि अपनी जो गाड़ी है उसको रफ्तार की जो हद है उसके अंदर रखे, और जितनी वो रफ्तार बढ़ाता चला जाएगा तो इसमें कोई दिलेरी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि वो हादसे के इम्कान को बढ़ाता चला जाएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। अच्छा, ये इसलिए भी हो गया क्योंकि हम अभी जब डिस्कस कर रहे थे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता ताजमहल की, जब हम अभी बात कर रहे थे कि ताजमहल की हुदूद के अंदर पानी आ गया। भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं माय डियर व्यूअर्स, और ये जमुना नदी के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, और अरमला हसन ये सैलाबी पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंच गया है। अगर मनाजिर मजीद, क्योंकि बड़े कम फुटेजेस अभी अवेलेबल है हमारे पास, ज़िला आगरा जमुना नदी इसका ये जनूबी किनारा है, और हालिया मानसून की जो बारिशें हैं पिछले 45 बरस में पहली मरतबा इतनी तुग़यानी आई है, इतनी सतह बुलंद हुई है, और ये 150 मीटर तक बुलंद हुई है कि पानी ताजमहल की दीवारों को छूने लग गया है। और ये ताजमहल के हवाले से आपको पता है कि आगरा के अंदर ये मौजूद है और दुनिया के वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है, अजूबों में से एक अजूबा भी है। और यहाँ पर पानी आना, आप सोचें, इमेजिन करें कि किस हद तक बारिशें हुई होंगी। जिस तरह 45 साल रिकॉर्ड टूटा है और इतनी बारिशें हुई हैं,
और इंडिया में ओवरऑल वैसे भी दिल्ली या दीगर जगहों पे भी बहुत ज़्यादा जो फुटेजेस हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिशों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। काफी हद तक मोदी हुकूमत की डेवलपमेंट का पोल भी बारिश खोल रही है, जो वो इमर्जिंग इंडिया एंड ऑल दैट, तो पता लग रहा है कि कितना वो खुद पेरिस में मेरे ख्याल से। वो पेरिस में खुद पार्टी कर रहे हैं। खैर आगे चलते हैं जी, इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, आपको हम अदाकार, गुलकार और प्रोड्यूसर दी लेजेंड वी कैन कॉल हिम नदीम बेग साहब, जिनके नाम से बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे गाने हमारे जहन में आते हैं, आज अपनी 82वीं सालगिरह माशाल्लाह मना रहे हैं। नदीम साहब का असल नाम मिर्ज़ा नज़ीर बेग मुगल था, लेकिन शोहरत पाई नदीम बेग के नाम से। लेजेंडरी अदाकार हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं। 19 जुलाई 1941 को पैदा हुए, दिलकश अंदाज, बावकार शख्सियत के मालिक, ग्रेसफुल आदमी। यस, गुलकार तो ना बन पाए, ही एक्चुअली केम टू बिकम अ सिंगर, लेकिन नहीं हो पाया। 1967 में चकोरी से अपने करियर का आगाज़ किया और फिर मुड़कर नहीं देखता, और कमाल तरीके से जो है ना अपने करियर को लेकर। हैप्पी बर्थडे टू नदीम बेग साहब। सुपरहिट फिल्में उनकी आईना, अनाड़ी, पहचान, लाजवाब, कुर्बानी, दहलीज और व्हाट नॉट, आई मीन बेहतरीन फिल्में की। आपको हमारा सलाम और आपको हमारी तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेस आपकी सालगिरह के मौके पर नदीम बेग साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।